डेथ नोट के सेकेंड एपिसोड में शुरुआत में लाइट को अपने स्कूल में देखते हैं, जहां फिर सारे स्टूडेंट टीचर जो पढ़ा रहा होता है उन पर किसी का ध्यान न होते हुए सारे लोग आपस में ही बातचीत कर रहे होते हैं। हमें दिखाया जाता है कि क्लासरूम में शिनिगामी ryuk भी मौजूद होता है। स्कूल खत्म होते ही ryuk कंटिन्यूसली लाइट से बात कर रहा होता है। लाइट कहता है ryuk को, तुम्हारी आवाज़ कोई नहीं सुन सकता पर मेरी आवाज़ बाकी सुन सकते हैं, इसलिए अभी मुझसे बातें मत करो। यहाँ पे स्कूल का एक स्टूडेंट लाइट को कहीं चलने के लिए पूछता है। लाइट मना कर कहता है कि मुझे कुछ ज़रूरी काम है। ryuk लाइट को कहता है, तुम्हारे पास कोई ज़रूरी काम नहीं है, तुम तो स्कूल से सीधा घर ही तो जाते हो। लाइट कहता है, मेरे पास कुछ काम है जो कि बहुत ज़रूरी काम है। लाइट घर पहुंचते ही न्यूज़ ब्रॉडकास्ट देखते देखते ही अपने डेथ नोट पर फिर से क्रिमिनल के नाम लिख देता है। तो ज़रूरी काम से ये मतलब था लाइट का। ryuk लाइट को कहता है, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो। लाइट ryuk को बताता है कि स्कूल से घर आने और सोने से पहले तक ही मेरे पास वक्त होता है, इसलिए मैं समय बर्बाद नहीं कर सकता। और उसके साथ ही मुझे अपने स्कूल में टॉप रैंक को भी बनाए रखना है और मुझे मेरा स्कूल और क्लासेस का होमवर्क भी करना होता है, इसलिए मुझे नींद की भी उतनी ही ज़रूरत है। मैं क्लासेस के दौरान सो नहीं सकता, मुझे मेरा हेल्थ का भी ध्यान रखना होगा। आखिरकार मैं इस दुनिया को स्वर्ग में बदलने की कोशिश जो कर रहा हूँ, मेरे पास समय बहुत कम है। पर तभी लाइट की बहन दरवाज़ा खटखटाती है, जिसके बाद लाइट अपने डेथ नोट को ड्रावर में रख डोर खोल अपनी बहन को अंदर बुला लेता है, जिसका नाम सायू होता है, जिसे होमवर्क में लाइट की मदद चाहिए होती है। सायू जो कि ड्रावर के पास रखे चेयर पर बैठ जाती है। ryuk लाइट को आगाह करता है कि जो भी उस डेथ नोट को टच करेगा वो मुझे देख सकता है। लाइट मन में कहता है, उसे मुझे ऐसे वक्त पर ही इतनी ज़रूरी बात बताना था। लाइट शांत होकर सायू की होमवर्क में मदद कर देता है। यहाँ पे हमें ICPO का सीन दिखाया जाता है, यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे काफ़ी सारे ऑफिसर्स की मीटिंग चल रही होती है। मीटिंग में डिस्कस करते हैं कि पिछले कुछ हफ्तों में 52 मौतें हो चुकी है, वो भी सिर्फ हार्ट अटैक से, और सारे के सारे क्रिमिनल थे। उनमें से एक ऑफिसर कहता है कि वो सारे क्रिमिनल थे जिन्हें सज़ा होने वाली थी, हमें इसकी फ़िक्र नहीं करनी चाहिए। दूसरा ऑफिसर बोलता है, चाहे वो अपराधी हो या ना हो, पर इतनों को मारना एक हत्या है। फिर सारे लोगों के बीच बहस हो जाती है। कुछ का कहना है कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक है और कुछ का कहना है ये इत्तेफाक कैसे हो सकता है, एक साथ क्रिमिनल का हार्ट अटैक आ जाना। यहाँ पे सारे लोगों के बीच बहस और ज़्यादा बढ़ जाती है। तभी उनके मीटिंग का हेड बोलता है कि अब हमारे पास एल को बुलाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। इसे सुनते ही सारे लोग शांत हो जाते हैं और आपस में ही बातचीत करने लग जाते हैं। पर तभी जापानीज पुलिस ऑफिसर मात्सुरा चीफ से पूछता है कि एल कौन है। चीफ बताता है कि एल एक ऐसा डिटेक्टिव है जिसका कोई नाम, उसका पता और कैसे दिखता है कोई नहीं जानता। उसने जितने भी केसेस लिए हैं, चाहे वो मुश्किल हो या दुनिया के अनसुलझे केसेस ही क्यों ना हो, एल ने इन सारे केसेस को सुलझाए हैं और वो ICPO का ट्रम्प कार्ड है। ICPO का एक ऑफिसर बोलता है कि हम उसे कांटेक्ट कैसे करेंगे, और वो बहुत घमंडी है जो सिर्फ अपने ही पसंद का केसेस लेता है। पर उसी वक्त ICPO की मीटिंग में लंबा सा कोट और हैट पहने हुए एक आदमी को आते हुए देखते हैं, जिसका चेहरा छुपा हुआ होता है, जो कि बाकियों को बताता है कि एल पहले से ही इस केस में शामिल हो चुका है। चीफ बताता है कि वो आदमी वतारी है, यही एक लौता आदमी है जो एल से कांटेक्ट कर सकता है, और वतारी की पहचान भी गुमनाम है। वतारी ICPO की मीटिंग में सभी लोगों को बताता है कि एल ने पहले ही इस केस में इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। वतारी अपना लैपटॉप ओपन करता है, जिस पे एल वर्ट का लोगो दिखाया जाता है। लैपटॉप से आवाज़ आनी शुरू होती है और वो आवाज़ भी थोड़ी क्रीपी सी होती है। मे बी वो अपनी असली आवाज़ लोगों को बताना ना चाहता हो। वो अपना नाम बताता है कि मेरा नाम एल है। एल ICPO के सभी मेंबर्स को बताता है कि मुझे सारे ऑर्गेनाइजेशन की मदद चाहिए होगी, खास करके जापानीज़ पुलिस फोर्स की। चीफ पूछता है कि जापानीज़ ही क्यों। एल कहता है कि हो सकता है कि वो एक जापानीज़ ही हो। चीफ कहता है, तुम किस दावे से ऐसा कह सकते हो। एल बताता है कि भले ही वो जापानीज़ ना हो, लेकिन वो जापान में ही कहीं छुपा हो सकता है और मैं तुम्हें जल्दी ही अपराधी का सामना कर दिखा दूंगा। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि लाइट और ryuk एक खंडर में होते हैं। लाइट अपनी डेथ नोट को सुरक्षित रखने के लिए एक ट्रैप बना रहा होता है। जब लाइट घर आ जाता है
लाइट अपनी डेथ नोट को ड्रॉवर में छुपा देता है। र्यूक पूछता है, क्या तुमने डेथ नोट को छुपा दिया? लाइट र्यूक को अपना ड्रॉवर ओपन कर दिखाता है, जिसमें सिर्फ एक नॉर्मल डायरी होती है। र्यूक कहता है, ये तो सिर्फ एक डायरी है। लाइट बताता है, अगर किसी ने डायरी को देखा भी, जिस ड्रॉवर में चाबी लगी हुई है, तो वो इसके बाद ज़्यादा ताका झाकी नहीं करेगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लाइट ने डायरी के नीचे डेथ नोट को छुपा रखा होता है। लाइट र्यूक को बताता है कि जिसे खोलने के लिए बॉल पेन के रिफ़िल का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर उस बॉल पेन के रिफ़िल को ड्रॉवर के नीचे छेद में डाली जाएगी तो उस फॉल्स बॉटम को उठाया जा सकता है। यहाँ पे दिखाया जाता है कि लाइट ने अपने डेथ नोट को छुपाने के लिए एक कनेक्शन सेटअप कर रखा होता है। कुछ देर पहले हमने लाइट को खंडर में कुछ ट्रैप बनाते हुए देखा था, जो कि वो अपने ड्रॉवर में डेथ नोट को छुपाने के लिए इस्तेमाल कर रहा होता है। लाइट र्यूक को बताता है कि अगर किसी को फॉल्स बॉटम का पता चल भी जाए तब भी वो डेथ नोट हासिल नहीं कर सकता। हमें दिखाया जाता है कि बॉल पेन का रिफिल जो एक इंसुलेटर का काम करता है, जो कि सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी के बहाव को रोकने का काम करता है। ड्रॉवर का फॉल्स बॉटम जिसमें रबर का टुकड़ा लगा होता है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी के बहाव को रोकने का काम करता है। अगर किसी ने फॉल्स बॉटम को ऊपर से उठा भी लिया तो उसी वक्त सर्किट पूरा हो जाएगा और डेथ नोट में आग लग जाएगी। लाइट कहता है, अगर कोई पूछेगा तो कह दूंगा कि मैं अपनी असली डायरी छुपा रहा था, मैं नहीं चाहता था कि उसे कोई और पढ़े। र्यूक भी लाइट को कहता है कि तुम पहले इंसान हो जिसने डेथ नोट को छुपाने के लिए इतना कुछ किया है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है न्यूज़ पर कि कभी ना ख़त्म होने वाली रहस्यमयी मौत का सिलसिला जारी है और लोग लाइट को कीरा के नाम से जानने लग जाते हैं। हम देखते हैं कि कीरा के नाम से कई फैन पेज बनने लग जाते हैं जो कि कीरा को सपोर्ट करते हैं, जिसे लाइट भी देख रहा होता है। लाइट र्यूक को बताता है कि कीरा शब्द जो कि इंग्लिश के किलर वर्ड से बना है, लेकिन वो दुनिया के नज़रों में कीरा बन चुका है। लाइट बताता है कि लोग अब मेरी मौजूदगी को जानने लग गए हैं, जो कि बुराई पर फैसला सुनाता है। र्यूक जिसे सुनकर आश्चर्यचकित हो जाता है। लाइट र्यूक को बताता है कि इंसान ऐसे ही होते हैं। लाइट बताता है, अगर किसी बच्ची से पूछोगे कि कोई बुरा इंसान है तो उसे मारना सही रहेगा, बच्ची जो कि मना ही करेगी। ऐसे ही इंसान लोगों के बीच रहकर लोगों के हिसाब से ही रहेंगे, लेकिन इंटरनेट पे जहां अपनी पहचान छुपा सकते हैं, वो अपनी दिल की बातें इंटरनेट द्वारा बता सकते हैं। जिन लोगों ने कोई बुरा काम नहीं किया है वो कीरा के साथ है, और जिन्होंने बुरा काम किया है वो डर के जी रहे होंगे। ईश्वर का फैसला उन पर होगा। लाइट को लगता है कि दुनिया को ऐसा ही होना चाहिए। लाइट बताता है कि सब कुछ मेरे प्लान के हिसाब से हो रहा है, लेकिन तभी न्यूज़ पर ICPO की तरफ से वर्ल्ड वाइड ब्रॉडकास्ट होता है और यहाँ पे सूट बूट पे आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम लिंड एल टेलर होता है, जो कि है एल, जिसे जापानीज पुलिस भी इस लाइव ब्रॉडकास्ट को देख रही होती है। मात्सुडा अपने चीफ से पूछता है कि आज तक एल ने अपनी पहचान छुपाए रखी थी, फिर आज वो सामने क्यों आया है। चीफ कहता है कि एल इस केस को लेकर सीरियस हो। चीफ जो मन में कहता है, अब तुम्हारी बारी है साबित करने की जो तुमने ICPO की मीटिंग में कहा था। इससे पहले हमने देखा था कि ICPO की मीटिंग में कि एल ने चीफ को कहा था कि अपराधी जापान में है। यहाँ पे लिंड एल टेलर बोलता है कि क्रिमिनल की ना रुकने वाली मौत का सिलसिला अभी भी जारी है, जो घोर तरीका है हत्या करने का पूरे इतिहास में। जो भी इसके पीछे है मैं उसे पकड़ लूँगा, जिसे लोग कीरा के नाम से जानते हैं। लाइट यानी कि कीरा, जो कि टीवी देखते हुए कहता है कि तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। लिंड एल टेलर कीरा को बोलता है, जो तुम कर रहे हो वो तुम्हारे हिसाब से सही हो सकता है, पर असलियत में जो तुम कर रहे हो वो क्राइम है। तुम्हें लग रहा होगा कि तुम इंसाफ कर रहे हो, लेकिन जो तुम कर रहे हो वो गलत है और तुम बुरा कर रहे हो। जिसे सुनकर लाइट गुस्सा हो जाता है। लाइट गुस्से में बोलता है कि मैं इंसाफ हूँ, मैं कमजोरों को बचाता हूँ और बुराई का खात्मा करता हूँ। मैं वो इंसान हूँ जो इस नई दुनिया का गॉड बनूंगा, और जो भी इस गॉड को मानने से इनकार करेगा वो बुरा है। और गुस्से गुस्से में लिंड एल टेलर का नाम डेथ नोट में लिख देता है। लाइट कहता है, तुम थोड़े और स्मार्ट होते तो मज़ा आता। 40 सेकंड बाद लिंड एल टेलर की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है, जिसे लाइट देख हंस रहा होता है। लेकिन तभी टीवी स्क्रीन पर एल वर्ड आ जाता है, जिसे देख लाइट शॉक हो जाता है। एल जो कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मुझे सिर्फ शक हो रहा था, लेकिन किसने सोचा था कि तुम किसी को छुए बिना ही मार सकते हो। अगर मैंने अपने आंखों से नहीं देखा होता तो इस पर यकीन करना मुश्किल होता।
एल कीरा को बताता है कि जिस इंसान को तुमने अभी मारा वो लिंड एल टेलर था। तुमने उस इंसान को मारा है जिसे आज ही मौत की सज़ा मिलने वाली थी, लेकिन मैं एल अभी जिंदा हूँ। एल कीरा को चैलेंज कर देता है कि मुझे मार कर दिखाओ। यहाँ पे लोग लाइव ब्रॉडकास्ट को देख रहे होते हैं, लोग जो कि कहते हैं एल वर्सेस कीरा हो रहा है। एल जो बार बार कीरा को कहता है कि मुझे मारो। लाइट जो कि बिना किसी के नाम और चेहरे के नहीं मार सकता, वो सिर्फ खड़े खड़े लाइव ब्रॉडकास्ट देखते रहता है। यहाँ पे एल कहता है लगता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते, तुमने मुझे काफ़ी अच्छा हिंट दे दिया है, अब मैं तुम्हें भी कुछ बात बताता हूँ। हमने लाइव ब्रॉडकास्ट की शुरुआत में कहा था कि ये वर्ल्ड वाइड ब्रॉडकास्ट है, लेकिन असल में ये लाइव ब्रॉडकास्ट जापान के कांतो रीजन में ही दिखाया जा रहा है, और अब मैं जानता हूँ कि तुम कांतो रीजन में हो। एल बताता है कि मैं इसे अलग अलग वक्त पर अलग अलग एरिया में ब्रॉडकास्ट करने वाला था, पर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। एल कीरा को बताता है कि तुम्हारा पहला विक्टिम शिंजुकू में एक किडनैपर था जिसे पुलिस ने अनदेखा कर दिया। आगे बताते हुए बताता है कि वो भी हार्ट अटैक से मारा था, उसे ब्रॉडकास्ट सिर्फ जापान में ही किया गया था। तो दोस्तों, एल को कीरा के बारे में तब पता चला होगा जब कीरा ने अपने पहले विक्टिम को मारा था, जिसका नाम कुरो हाराडा था, जिसे हमने फर्स्ट एपिसोड में देखा था। एल को पूरी तरह से यकीन तब हुआ होगा जब एल ने लाइव ब्रॉडकास्ट सिर्फ कांतो रीजन में करने के बारे में सोचा था, जो कि कीरा का पहला विक्टिम शिंजुकू में था, जो कि कांतो रीजन में आता है। कांतो रीजन के काफी सारे अपराधी को कीरा ने मारा था, और जब कीरा ने लिंड एल टेलर को हार्ट अटैक से मारा था, जिस वजह से एल को कीरा की मौजूदगी पर यकीन हुआ होगा। कहानी में आगे बढ़ते हुए एल कीरा को कहता है, तुम खुशकिस्मत हो कि तुम कांतो रीजन में रहते हो, जो कि सबसे पॉपुलेटेड सिटी है जापान का। इसीलिए तुम्हें ढूंढना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन तुम्हें पकड़कर मैं मौत की सजा दूंगा, और मुझे जानना है कि तुम लोगों को किस तरह मारते हो। लेकिन तुम्हें पकड़ने के बाद हमें पता चल ही जाएगा। फिर तभी ब्रॉडकास्ट बंद हो जाता है। यहाँ पर जापानीज टास्क फोर्स को दिखाया जाता है। चीफ जो कि कहता है, एल तुमने जो कहा था वो तुमने साबित कर दिखाया। यहाँ हमें लाइट को थोड़ा गुस्से में देखते हैं, जो बोलता है वो मुझे सजा देगा, ठीक है फिर मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। र्यूक जो कि मन ही मन लाइट की ओर देख बोलता है, वो दोनों को ही एक दूसरे का शिकार करना है, जबकि इन दोनों में से कोई भी एक दूसरे का ना ही नाम जानता है और ना ही चेहरा। जो जिसे पहले ढूंढेगा वो पहले मरेगा। और यहाँ पे लाइट और एल एक साथ बोलते हैं, मैं तुम्हें ढूंढकर ख़त्म कर दूंगा। वो दोनों ही अपने आप को कहते हैं कि मैं ही इंसाफ हूँ। और ये एपिसोड यही ख़त्म होता है। डेथ नोट के अगले एपिसोड देखने के लिए PGNM को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।